हेलो एवरीवन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता या संवेगिक बुद्धि का ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। समझ के 7 प्रकार, इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव तथा भावनात्मक बुद्धि, शासन व प्रशासन में भावनात्मक बुद्धि की उपयोगिता, भावनात्मक बुद्धि व्यवहारिक रूप में, भावनात्मक बुद्धि से सहायता, भावनात्मक बुद्धि आईक्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाने के तरीके, आलोचना और सबसे अंत में निष्कर्ष। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने समझ के मापन के लिए परंपरागत पद्धति जिसमें समझ को एक आयामी कुशलता तथा जीवन में सफलता की एकमात्र स्वर्ण कुंजी कहा जाता है, इस बात पर प्रश्न उठा दिए। उनका कहना है कि जो समझ है यानी इंटेलिजेंस, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में भावनात्मक गुणों को जोड़ा जाना चाहिए जिनसे व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। अब इनका ये जो कथन था, ये पहले की धारणाओं जिसमें कि ये समझा जाता था कि गणितीय, तार्किक व भाषिक कुशलताएं शुद्ध रूप से या सेरेब्रल गुण समझा जाता था, इस बात से बिल्कुल भिन्न था। हावर्ड गार्डनर ने अपने विचार फ्रेम्स ऑफ माइंड में व्यक्त किए हैं। वो लिखते हैं कि जीवन में सफलता के लिए केवल एक प्रकार की समझ अपर्याप्त होगी। वो सामान्य प्रचलित बौद्धिक कुशलताओं सहित समझ के 7 प्रकार की पहचान करते हैं। जैसे पहली जो समझ उन्होंने बताई है वो है गणितीय या तर्कणा की समझ। तर्कणा यानी कि रीजनिंग। इस प्रकार की जो समझ से संबंधित गतिविधि है वो है गणित की समस्याओं को हल करना। और इस गतिविधि के चरम उत्कर्ष पर जो व्यक्ति रहे हैं उनमें न्यूटन, आइंस्टाइन, रामानुजन इत्यादि को माना जा सकता है। इसके बाद समझ का दूसरा प्रकार जो उन्होंने बताया है वो है भाषिक समझ, और इससे संबंधित जो गतिविधि है वो है साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर हों चाहे वो कालिदास हों, इनको इस प्रकार की गतिविधि के चरम में देखा जा सकता है। इसी तरह से स्थानिक कल्पना यानी कि स्पैशियल विजुअलाइजेशन, ये समझ का तीसरा प्रकार इन्होंने बताया। और इससे जो संबंधित गतिविधि है वो है चित्रकला, वास्तुकला या कलात्मक डिज़ाइन। माइकल एंजेलो, ली कॉर्बुजिए, इस प्रकार के जो महान वास्तुविद और चित्रकार रहे हैं, इनको इस प्रकार की समझ से के क्षेत्र में महान अभ्यासी माना जा सकता है। इसी तरह से अगली जो समझ है वो है किनेस्थेटिक जीनियस, जिसमें कि ये जो समझ है इसके अंतर्गत जो गतिविधि आती है वो होती है शारीरिक लोच और शास्त्रीय नृत्य या ओलंपिक में जैसे जो जिम्नास्ट होते हैं, ये सब इस प्रकार की समझ के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। और इसके जो महान अभ्यासी माने जा सकते हैं जैसे बिरजू महाराज हो गए, अन्ना पाव्लोवा, लारिसा लाटिनिना इत्यादि। इसी तरह से समझ का एक प्रकार संगीत भी है, जिसके महान अभ्यासी जैसे तानसेन, त्यागराज इत्यादि। इसके बाद इन 5 समझ के प्रकारों के बाद जो अंतिम 2 समझ हैं ये हैं अंतर्वैयक्तिक समझ और अंतःवैयक्तिक समझ।
अंतर्वैयक्तिक समझ का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच, और अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है एक के अंदर। तो अंतर्वैयक्तिक समझ जिन महान नेताओं में रही है, जैसे कि महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, और अंतर्वैयक्तिक समझ के चरम पे जो महान व्यक्ति रहे हैं उसमें अरविंद, महात्मा बुद्ध इत्यादि को लिया जा सकता है। तो ये था गार्डनर के अनुसार समझ के 7 प्रकार। अब बात करते हैं किस प्रकार से बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव आया और भावनात्मक समझ की भूमिका क्या रही। तो हाल के वर्षों में भावनात्मक समझ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एक प्रमुख विषय बन गया है। इसका उद्भव पुरानी सोच में एक भारी बदलाव के रूप में आया है। पहले के जो प्रबंधकीय मॉडल होते थे वो हायरार्कियल सिस्टम पर आधारित हुआ करते थे, जिसमें जो टॉप ऑफिसर्स होते थे उनको हायरार्की में सबसे ऊपर रखा जाता था। जो बॉस होता था वो अपने अधीनस्थों से यानी कि सब ऑर्डिनेट्स से दूरी बनाए रखता था, क्योंकि उसे डर होता था कि यदि अपने सब ऑर्डिनेट्स से मेल जोल बनाएंगे तो अवमानना बढ़ जाएगी या अनुशासन कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सब ऑर्डिनेट्स होते थे उनके मनोभावों के बारे में उचित रूप से जानना उचित नहीं माना जाता था, क्योंकि सामान्य जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं वो जो निजी लक्ष्य होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, और व्यक्ति की जो आशाएं होती हैं उनको पूरा करने की जो कोशिश होती है वो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा माना जाता था। कर्मचारियों के निजी भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता था, और कोई भी जो सर्वोच्च पदस्थ प्रबंधक होते थे वो अपने कर्मचारियों के दुख भरी कहानियां सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन आज हम जिस बिजनेस वर्ल्ड में रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कारोबार के कार्य पर्यावरण को पूरी तरह से बदल डाला है। इस बदलाव ने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भावनात्मक पर्यावरण को भी बदल दिया है। अब जो कॉरपोरेट प्रमुख हैं अपने अधीनस्थों पर आक्रामक होकर हुक्म चलाकर काम नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे उन्हें इष्टतम परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो जो कॉरपोरेट प्रमुख हैं अब ये ज़रूरी हो गया है कि उनके अंदर जो अंतर्वैयक्तिक कुशलता है ये सद्गुण होना चाहिए, यानी कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो उनके अंदर होनी चाहिए। अब ज़रूरी हो गया है कि जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट्स की जो भावनाएं हैं उनको समझें और अपने उनके साथ सहकर्मी के तौर पर व्यवहार किया जाए, ना कि निचले स्तर के कर्मचारी के रूप में। उन्हें मतभेदों के बढ़ने से बचना चाहिए और लोगों को संगठन के प्रवाह के साथ सहजता से बहने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संगठन में वर्तमान समय में काम को मिलजुल कर टीम बनाकर किया जाता है, और टीम का जो गठन होता है उसमें ज्ञान संपन्न कर्मियों को लिया जाता है जिनमें विशेषज्ञता वाली कुशलता होती है। तो इन स्थितियों में जब प्रबंधकों के द्वारा दूसरों के कार्यों का मूल्यांकन करना पड़ता है तो उसमें रचनात्मक आलोचना करनी पड़ती है, और ये प्रत्येक संगठन में हर स्तर पर रोजमर्रा का काम है। लेकिन प्रबंधकीय व्यवहार में यानी कि मैनेजमेंट जो पूरा बिहेवियर है उसमें सामान्य दुष्क्रियाएं शामिल हो गई, जैसे कि प्रबंधक यह विशिष्ट व स्पष्ट रूप से बताने में असफल रहते हैं कि अधीनस्थ द्वारा यानी कि सब ऑर्डिनेट द्वारा किस काम में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। वो सुधार कई बार क्या होता है कि वो सुधार का कोई मार्ग बताए बिना ही काम की सामान्य आलोचना कर देते हैं।
इसके अलावा जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें वो पर्सनल अटैक भी कर दिया करते हैं कभी कभी, जिसमें दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी होती है। पर्सनल अटैक का मतलब यहाँ टिप्पणी से है, वो ऐसा कमेंट पास कर देंगे जो बिल्कुल पर्सनल होगा, जिससे कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो आहत हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो स्टाफ है उसमें कन्फ्यूज़न आ जाता है, उनमें रोष पैदा हो जाता है। और इस प्रकार से होता ये है कि काम और जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें काम और प्रबंधक से बचने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो बात थी कि किस प्रकार से पहले और आज के समय में जो वर्क कल्चर है उसमें परिवर्तन किस प्रकार से आया। अब बात करते हैं शासन और प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि की उपयोगिता और अनुप्रयोग के बारे में। तो वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर ऊंचा है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी तथा कठिन दबाव हैं, मीडिया का दबाव है, सिविल सोसाइटी के आंदोलन हैं। ये सब जो पक्ष हैं ये सिविल सेवकों से चाहते हैं कि परिणाम तत्काल आए। अब इतनी जटिल परिस्थितियों में वही सिविल सेवक सफल हो पाता है जिसमें तनाव प्रबंधन तथा अपनी और दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता होती है। सांवेगिक लक्ष्यों व प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया जाना आवश्यक है। हायरार्कियल सिस्टम में सीनियर जूनियर का जो रिलेशन होता है, जनता के साथ जो रिलेशन होता है, तनावग्रस्त परिस्थितियों में जो नियंत्रण होता है, इन सब में सांवेगिक बुद्धि का जो प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिविल सेवकों को अपने सहयोगियों को ये विश्वास दिलाना होता है कि वो उनके कार्यों की, अपने सहयोगियों की सराहना कर रहे हैं और सहयोगियों के काम के प्रति उनके अंदर पॉजिटिविटी है। ऐसा करने से प्रदर्शन बेहतर होता है और सकारात्मक परिणाम आता है। और देखा जाए तो पदोन्नति, प्रशिक्षण, चयन, आचार संहिता और आनुवांशिक लाभ जैसी जो चीज़ें हैं ये सांवेगिक बुद्धि के सुधार के लिए ही लाई गई हैं। सांवेगिक बुद्धि लोक सेवकों की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि उनका कार्य जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए सिविल सेवकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो भावनात्मक बुद्धि या सांवेगिक बुद्धि से युक्त हों और अपने कार्य दायित्व के दौरान उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना भी आवश्यक हो जाता है। प्रशासन में उपयोगिता ऐसे समझी जा सकती है कि सिविल सेवकों को अपने उत्तरदायित्व, निर्वहन एवं कार्य निष्पादन के दौरान सांवेगिक बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसे कि कई बार सिविल सेवकों को ऐसे कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता है जिनके चयन में उनकी भूमिका ही नहीं होती। अब अगर वो उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को समझ पाएं तो उसी के अनुसार कार्य का विभाजन कर सकेंगे, तो इससे सफलता की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। स्टाफ के साथ अपने संबंधों में ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कार्यालय में स्वस्थ कार्य संस्कृति बन सके। जैसे कि अधीनस्थ के साथ लगभग समानता के स्तर पर बात करना, उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना, औपचारिक नियमों की जगह संगठन के उद्देश्यों के प्रति सभी को प्रतिबद्ध बनाने की कोशिश करना, कर्मचारियों के निजी सुखों और दुखों में इस प्रकार से सहभागी होना कि जिससे कर्मचारी आपके साथ प्रतिबद्धता महसूस कर सकें, कर्मचारियों को निश्चित उद्देश्य देकर के उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और कई बार ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको अपने कर्मचारियों से अधिक कठोर परिश्रम करके दिखाना होता है, क्योंकि यदि आप केवल कहेंगे तो कर्मचारी अपने उद्देश्य को नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन यदि आपने उसे करके दिखा दिया, आपने उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, तब कर्मचारी तब प्रेरित हो जाएंगे कि उन्हें भी परिश्रम करना चाहिए।
अगर कभी जनता किसी मुद्दे पर उग्र है तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि ये समझना कि वास्तव में उग्रता का स्तर कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि जनता उग्र है, लेकिन वो मात्र बनावटीपन हो। फिर अपने अभिव्यक्तियों पर कठोर नियंत्रण रखना, ताकि ऐसी कोई बात ना निकल जाए मुंह से जो समस्या को और उग्र बना दे। और ऐसी भाषा या गैर भाषिक संकेतों का प्रयोग करना, आपका हाव भाव इस प्रकार से होना चाहिए कि जनता और प्रशासन के बीच की जो दूरी है वो कम हो सके और जनता को ये महसूस हो सके कि प्रशासन वास्तव में उन्हीं के साथ है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जनता की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दिया जाए, ताकि जनता भी प्रशासन के साथ मिलकर समस्या के समाधान में सहायक हो सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त प्रशासक स्वयं को तथा दूसरों को अभिप्रेरित करने में समर्थ होता है, जिसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। राजनीतिक दबाव या कार्य के दबाव के समय स्वयं को अभिप्रेरित कर पाना तथा हार न मानना। जैसे बड़ी परियोजनाओं के मामले में ऐसी परिस्थितियां अक्सर बन जाती हैं। स्टाफ को इस तरह से अभिप्रेरित करना कि आवश्यकता पड़ने पर वो संगठन के कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दे। एक महान प्रशासक जो होता है वो जनता को इस तरह से मोटिवेट कर देते हैं कि समस्याएं खुद सुलझने लगती हैं। जैसे यदि आप कलेक्टर हैं तो जिले के जो विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप यदि उन्हें मोटिवेट कर सकें तो आपदा जैसी स्थितियों में उनसे ही काफ़ी आपको श्रमदान मिल सकता है और आपदा जैसी स्थितियों में बेहतर प्रबंधन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो शैक्षिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी प्रेरित किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में जातिगत या सांप्रदायिक तनाव ऊंचे स्तर पर रहता है, वहाँ के जो प्रशासक होते हैं उनका ये विशेष दायित्व होता है कि वे सभी समूहों के साथ मैत्री का भाव बनाए रखें, चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था किसी एक के साथ हो। अपनी भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रख सकने वाले व्यक्ति ही ऐसे क्षेत्रों में जो प्रशासन है उसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं शासन में उपयोगिता। तो प्रशासन के समान शासन में भी वही सब लाभ प्राप्त होते हैं। विभिन्न दबाव समूहों के दबावों में प्रबंधन करना होता है और सामाजिक परिवर्तन इस तरह से लाना होता है कि सामाजिक समूहों को उससे तनाव न हो और बल्कि परिवर्तन सहजता से हो सके। जैसे नागरिक संहिता को एक ही बार में लाने के बजाय विभिन्न सामाजिक समूहों की सहमति से लाने का प्रयास करना, या अनिवार्य की बजाय वैकल्पिक रूप में लाना, ताकि जो परिवार उसे स्वीकार करना चाहे उसे स्वीकार कर ले और अगर कोई पारंपरिक तरीके से चलना चाहे तो उसमें चल सके। इसी प्रकार से खाप पंचायत के जो न्यायिक निर्णय होते हैं उनको अवैध ठहराना यदि वो गलत हैं, लेकिन उन्हें ये भी महसूस करवाना कि देखिए राज्य उनका विरोधी नहीं है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से जो देश के विभिन्न राज्य और विभिन्न समुदाय हैं उनको मंत्री परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व देना, ताकि किसी भी समूह में अलगाव की भावना पैदा ना हो। सेना या सैनिकों के संबंध में हतोत्साहित करने वाले कथनों का प्रयोग ना करना, जैसे कि सैनिक तो मरने के लिए ही होते हैं, मरने के लिए ही पैदा होते हैं, इस प्रकार के कथन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रतीक जो हैं, जो सभी संस्थाएं हैं, उनके प्रति अनुकूल भावनाएं बना के रखना चाहिए और जनता को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। और किसी भी आपदा के समय जनता के साथ खड़े होना चाहिए। इसके अलावा जिस क्षेत्र में भी हैं आप, वहाँ के अनुसार वेशभूषा भी पहननी चाहिए और उनकी भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। अब यदि बात करें व्यवहारिक पक्ष की, तो लोक प्रशासन का लंबा अनुभव रखने वाले लोगों का मानना है कि तनावग्रस्त अवसरों
जैसे कि उग्र प्रदर्शन या दंगा होने पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के द्वारा ही स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी जिले के किसान या कोई मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में प्रदर्शनकर्ता जो हैं उग्र होते जा रहे हैं। तब कर्तव्य होगा कि ऐसी कोशिश की जाए कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दिया जाए, ताकि जनता भी प्रशासन के साथ मिलकर के समस्या के समाधान में सहायक बन सके। इसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में जातिगत या सांप्रदायिक तनाव ऊंचे स्तर पर रहता है, वहाँ के प्रशासकों पर यह विशेष दायित्व होता है कि वे सभी समूहों के साथ मैत्री भाव बना कर के रखें, भले चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था किसी एक के साथ हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जैन साहब कलेक्टर हैं और बकरीद का त्यौहार है, तो ऐसे में उन्हें उस समुदाय को बधाई देनी होगी, और वो भी इस तरह से कि यदि उनके मन में कोई कटुता है तो भी वो बिल्कुल भी बाहर झलकनी नहीं चाहिए। तो सामवेगिक बुद्धि से जो युक्त व्यक्ति होंगे वही ऐसे तनावग्रस्त क्षेत्र में प्रशासन चला सकते हैं। सामवेगिक बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति होंगे वो अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के संबंधों को सदैव सुरक्षित एवं मजबूत रख पाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं का प्रबंधन ही इन संबंधों में मजबूती की पूर्व शर्त होती है। अब यदि बात करें कि सामवेगिक बुद्धि से सहायता के बारे में, तो एक सिविल सेवक को सामवेगिक बुद्धि से इस प्रकार की सहायताएं मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर बेहतर पारस्परिक संबंध होंगे, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा जाएगा, जो हितग्राही हैं उनकी अभिवृद्धि को समझकर किसी परियोजना का सफल संचालन सुनिश्चित हो जाएगा। आपदा के समय जो पीड़ित हैं उनकी मनोवृत्ति का सही आकलन करके राहत और पुनर्वास की प्राथमिकताएं तय हो जाएंगी। स्वयं के नकारात्मक आवेग जो हैं उन पे नियंत्रण हो जाएगा और एक स्वस्थ कार्यशैली का विकास होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से बातचीत के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता भी विकसित होती है। अब बात करें कि सामवेगिक बुद्धि का महत्व किस प्रकार से आईक्यू से ज़्यादा है। तो देखिए, विकासमान जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के प्रमाण ये बताते हैं कि वास्तव में भावनाएं कहीं अधिक कुशाग्र होती हैं, और जो ग्रुप आईक्यू होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैठक और अन्य जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, जब लोग एक दूसरे से सहयोग के लिए आते हैं, तो उस पूरे बैठक का जो समूह आईक्यू होता है, ग्रुप आईक्यू जो पूरे समूह का होता है, वो पूरे ग्रुप का जो आईक्यू है और जो ईक्यू है, यानी कि पूरे समूह का जो बौद्धिक ज्ञान है और जो कौशल है, उसका कुल जोड़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यदि समूह का आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो वो समस्या को ठीक से सुलझा ही लेगा। जैसे मान लीजिए कि यदि समूह में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आईक्यू लेवल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो भावनात्मक बुद्धि का जो स्तर है, ईक्यू लेवल जो है, वो काफ़ी कम है। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और उसके लिए अब बेहतर समन्वय की ज़रूरत है, साथ में बैठ करके बातचीत करने के लिए, लेकिन जिसका ईक्यू लेवल कम है, हो सकता है कि बातचीत के दौरान ही उसकी जो क्रोध की भावना है वो बाहर आ जाए और इससे पूरे समूह में गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाए। इससे क्या होगा कि पूरे बैठक की जो दिशा है वही बदल जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो निम्न भावनात्मक बुद्धि होती है, वो पूरे ग्रुप के हाई आईक्यू होने के बावजूद
पूरे विमर्श को बिगाड़ करके रख देती है। तो इस तरह से जो IQ होता है वो हमारे बुद्धि का निर्माण अकेले नहीं कर सकता, उसमें EQ का योगदान बहुत ज़रूरी है। भावनाओं के बिना हित जो शब्द है उसको लोक हित में नहीं बदला जा सकता। इसी प्रकार से भावनाओं के अभाव में संगठित समाज में संगठित शब्द जो है उसका अर्थ नहीं जोड़ा जा सकता। भावनाएं निश्चित तौर पर शासन के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जैसे कि घृणा, लालच, प्रतिशोध और वासना जैसी भावनाएं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के जो मेडिकल स्कूल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंटोनियो डेमोजियो, उनके मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित परिस्थितियों में भावना तर्क को बाधित कर सकती है, लेकिन फिर भी शोध ये दर्शाते हैं कि भावना में कमी तर्कहीन व्यवहार के महत्वपूर्ण स्रोत को जन्म दे सकता है। भावनाओं के बौद्धिक निर्देशन के बिना मनुष्य नम्य होकर परिस्थिति का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, सही समय और सही जगह का फायदा नहीं उठा सकता, अस्पष्ट एवं विरोधाभासी संदेशों की भावना को नहीं समझ सकता, परिस्थिति के अलग अलग तत्वों की महत्ता को नहीं पहचान सकता, परिस्थिति के बीच की समानताओं का पता नहीं लगा सकता, पुरानी अवधारणाओं एवं नई अवधारणा का एकीकरण कर नया मार्ग नहीं बना सकता या फिर कोई अनूठा मार्ग विकसित नहीं कर सकता। उच्च भावनात्मक समझ वाले लोग खुद की भावनाओं को सुनना अच्छी तरह जानते हैं और उसके प्रसार को भी नियंत्रित करना जानते हैं ताकि वो उसके वशीभूत न हो सके। भावनात्मक समझ वाले लोग ध्वंसात्मक भावनाओं पर निगरानी रखना जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनकी भावनाएं दूसरों पर कैसे प्रभाव डालती हैं। जो भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति होते हैं वो खुद पे हंस सकते हैं, अपने सबल पक्षों का कहाँ इस्तेमाल करना है, अपनी कमजोरी की क्षतिपूर्ति कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और नीति शास्त्रीय कार्य करते हैं तथा सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के जरिए विश्वास का निर्माण करते हैं, खुद की गलतियों को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, नए विचारों एवं नई सूचनाओं के साथ सहज होते हैं, समूह की भावनात्मक धाराओं को सुनने तथा मजबूत संबंधों को जानने में कुशल होते हैं, समझौता कर सकते हैं और मतभेदों को सुलझा सकते हैं, दूसरे लोगों को सुनते हैं और ये जानते हैं कि प्रभावी ढंग से कैसे संचार किया जाए। अब कुछ तरीके हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाने के। तो डेनियल गोलमैन ने इस विषय पर अपनी जो वेबसाइट है CREIO, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, इसके मंच पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और अनुसंधान किया है। उनका मूल तर्क है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है कॉग्निटिव लर्निंग और एक होता है इमोटिव लर्निंग, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम और भावनात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक रूप से सीखने के लिए केवल बौद्धिक पक्ष की आवश्यकता होती है और ये प्रक्रिया काफ़ी सरल है, किंतु भावनात्मक स्तर पर सीखने के लिए एक लंबी तथा कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे एक दिन की कार्यशाला में या अभिप्रेरणात्मक मोटिवेशनल जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ के नहीं सीखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कि एक इंजीनियर है, वो अपने कार्य में बहुत दक्ष है, लेकिन अगर व्यक्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो बहुत संकोची है, दब्बू है, एकांत प्रिय है और अंतर्मुखी है। और वो ये भी जानता है कि उसके व्यक्तित्व की ये जो खामियां हैं वो उसे असफल बना रही हैं। अब यदि उसे कोई मनोवैज्ञानिक बताए कि उसे अजनबियों से अधिक बात करनी चाहिए, मित्रों और सहकर्मियों के साथ घूमने फिरने के लिए बार बार जाना चाहिए, कुछ ऐसे मित्र बनाने चाहिए जिनसे अपनी हर बात कह सके, तो सीखने की ये प्रक्रिया भावनाओं से संबंधित होकर भी
संज्ञानात्मक ही है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए जो कहा जा रहा है वो बौद्धिक स्तर पे ही कहा जा रहा है, तो एक तरह से ये सूचना ही हुई। अब अगर ये भी सूचना ही हुई तो फिर किस प्रकार का सीखना भावनात्मक स्तर का सीखना कहा जाएगा? तो सीखने का भावनात्मक स्तर वो होगा जहां ये सभी सुझाव उसको आदतन अपने आप आ जाएं और वो इन्हीं विकल्पों को चुनने लगे। यूएसए में कई जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, वहाँ ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जहाँ विद्यार्थियों को सोशल एंड इमोशनल लर्निंग जैसा विशेष पाठ्यक्रम पढ़ना होता है। अब ये जो पाठ्यक्रम हैं ये आमतौर पर CREIO के निर्देशन में ही हो रहे हैं। कुछ राज्यों ने तो सभी बच्चों के लिए इसे अनिवार्य भी कर दिया है। इस परियोजना का मूल आधार ये है कि जो EQ है उसके विभिन्न पक्ष बच्चों की आयु तथा IQ को ध्यान में रखते हुए क्रमिक रूप से सिखाए जाएं, जिससे परिणाम बेहतर आए। इसमें 3 तरह की कक्षाएं होती हैं। जो प्रारंभिक कक्षा होती है उसमें चित्रों के माध्यम से ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के मनोभावों का सटीक अनुमान कैसे लगाया जाए और मनोभाव किस प्रकार से व्यवहार को जन्म देते हैं, जिसमें अध्यापक तरह तरह के चेहरे बनाकर दिखाते हैं और चित्रों और वीडियो आदि के माध्यम से यह अभ्यास कराया जाता है। दूसरी कक्षा होती है जिसमें समानुभूति यानी इम्पैथी का अभ्यास कराया जाता है। इसमें प्रयास किया जाता है कि बच्चे दूसरे के गैर भाषिक संकेतों के आधार पर ये समझ सकें और महसूस कर सकें कि कोई दूसरा व्यक्ति किस मन स्थिति में है। तीसरे प्रकार की कक्षाएं होती हैं जिसमें कई पक्ष सिखाए जाते हैं, जैसे तनाव की स्थिति में भावनाओं का प्रबंधन करना, किसी से विवाद होने की स्थिति में ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना जिससे विवाद और न बढ़े बल्कि समाधान निकल सके। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों विशेषकर जो विरोधी हैं उनको धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। कुछ परीक्षण के आधार पर इन प्रयोगों की सफलता का अनुमान लगाया गया। रोजर P. वीजवर्ग ने ऐसे 668 प्रयोगों का मूल्यांकन किया और कुछ निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष था कि 50% विद्यार्थियों का जो अकादमिक स्तर था वो बेहतर हुआ। दुर्व्यवहार के मामलों में 28% कमी आ गई। स्कूल से बच्चों के निलंबन के मामलों में 44% की कमी आ गई। 63% विद्यार्थियों ने पहले की तुलना में सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासन के सामान्य जो कदम होते थे उसमें 27% की कमी आ गई। इसके अलावा उपस्थित जो प्रेजेंस होती थी विद्यार्थियों की उसमें वृद्धि हुई। विद्यार्थियों की ध्यान लगाने की क्षमता और प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल जो मेमोरी है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई। यूनेस्को ने 2002 में एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया जिसके तहत सोशल और इमोशनल लर्निंग के 10 मूलभूत सिद्धांत हर देश के शिक्षा मंत्रालय को इस सुझाव के साथ भेजे गए कि सभी विद्यालयों में इन्हें सिखाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वर्तमान में 50 से अधिक देशों में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एशिया में भी मलेशिया, जापान, हांगकांग इत्यादि में प्रयोग चल रहे हैं। कहीं कहीं इसे नैतिक शिक्षा और कहीं कहीं चारित्रिक शिक्षा यानी कि कैरेक्टर एजुकेशन कहते हैं। हालांकि प्रत्येक समाज में जो चारित्रिक शिक्षा दी जाती है वो कई मामलों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के नज़दीक है। जिन लोगों में इसकी कमी है उनके लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे कि आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया में अपनी कमियों को खुलकर के स्वीकार करना, ना कि उन्हें छुपाना, क्योंकि कमियां स्वीकार करने के बाद ही उसमें सुधारने की संभावना बनती है। सिर्फ अपनी कमियों या अभावों को देखकर कुंठित नहीं होना, बल्कि अपने ऐसे पक्षों पर भी विचार करना जो व्यक्ति को विशेष बनाते हैं।
यानी कि आत्मसम्मान की भावना को मरने नहीं देना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए, जिसे ऑटो सजेस्टिव मोड कहते हैं। जब भी कठिन स्थिति आएगी तो उसका समाधान स्वयं ही करना है और किसी का मुंह नहीं ताकना है। किसी भी स्थिति में कोरी भावुकता को दिमाग पर हावी नहीं होने देना। अगर तीव्र भावुकता हो, जैसे कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा ही आ रहा है, तो आप अपने जो निर्णय या जो व्यवहार या जिस प्रकार से आप गुस्से को अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा अंतराल दे दें। अर्थात आज निर्णय ना लेकर के उसको कल पे टाल देना चाहिए। इसी प्रकार से तनाव की स्थिति में इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए कि व्यक्ति विशेष पर तनाव का असर कैसे पड़ता है। जैसे तनाव में उसे बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा आता है या अवसादग्रस्त हो जाता है, तो अध्ययन के अनुसार तकनीक निकालनी चाहिए इसको हटाने की। जैसे कि अगर तेज गुस्सा आता है तो कोई शांत संगीत सुनना चाहिए और किसी अपने नियर एंड डियर से फ़ोन पर बात करनी चाहिए। और यदि तनाव की वजह से अवसाद होता है, डिप्रेशन आता है, तो तेज़ गति का संगीत सुनना चाहिए या साइकिलिंग जैसी क्रिया करनी चाहिए। इसके साथ ही अपना ध्यान उस मुद्दे से भटकाना भी एक उपाय है। इसी प्रकार से विवाद की स्थिति में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे वर्तमान विवाद तक सीमित रहना, पिछली बातों को डिस्कशन में नहीं लाना, अपने तर्कों का जो चयन है बहुत सावधानी से करना और ऐसे तर्कों को नहीं लाना जो समस्या को और गंभीर बना दें। समस्या को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देख सकना, ऐसे समाधान सुझाना जिसे मानना दोनों पक्षों के लिए संभव हो सके। और अगर विवाद का समाधान ना हो सकता हो तो शांतिपूर्ण तरीके से इस बात पर ही सहमत हो जाना कि ठीक है, हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और जहाँ तक संभव हो तो दूसरे पक्ष की गलतियों के लिए उसको मन में अपने माफ़ कर देना। इसके अलावा अपनी अभिव्यक्तियों में हंसी मजाक का प्रयोग करना चाहिए और ये आदत डालनी चाहिए ताकि तनाव पैदा ही ना हो। जैसे सबके साथ हंसना, लेकिन सबके ऊपर नहीं हंसना, सबके साथ हंसना लेकिन सबके ऊपर नहीं हंसना। हालांकि कुछ लोगों ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आलोचना की है और उसका आधार दिया उन्होंने कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई सटीक विज्ञान नहीं है, इसलिए इसको मापना मुश्किल है। ये भी कहा गया कि आमतौर पर इसका जो इस्तेमाल होता है वो आत्म रिपोर्ट या सहकर्मियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है और इसकी कुछ सीमाएं हो सकती हैं, जैसे पक्षपात हो सकता है, पूर्वाग्रह हो सकता है, हेरा फेरी हो सकती है इत्यादि। आलोचकों का ये भी तर्क है कि भावनात्मक बुद्धि में कौशल का मूल्यांकन होता है और इसमें कौशल का मूल्यांकन तो हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा धन जो है वो व्यर्थ होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नौकरशाही की जो प्रक्रियाएं हैं वो अमानवीकरण और अवैयक्तिक की जो ऐतिहासिक जो अवधारणा रही है उससे काफ़ी दूर आ चुकी है और आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर भावनात्मक बुद्धि सार्वजनिक एजेंसियों के आंतरिक संगठन के लिए, जैसे कि नेतृत्व, सहकर्मियों का सहयोग और नागरिकों के साथ बाह्य विनिमय इत्यादि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। कमियों को यदि मान भी लिया जाए तो भावनात्मक बुद्धि जो कौशल है वो नौकरशाही की प्रक्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमेशा बना रहेगा, जबकि सामाजिक कौशल सामान्य है और इसमें गिरावट की भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि तकनीकी रूप में ये संचार पर काफ़ी निर्भर हो गया है।